गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने पिछली पार्ट में टालकट पार्सन्स के सोशल एक्शन थियरी के बारे में पढ़ा गया था या चर्चा किया गया था। मैंने आपको बताया था कि टालकट पार्सन्स ने चेतन अवस्था में चार प्रकार के पार्ट्स की बात करते हैं, अंग की बात करते हैं, कर्ता, लक्ष्य, साधन और परिस्थितियाँ। इन चारों के आधार पर उन्होंने सामाजिक क्रिया को डिफाइन किया और इन चारों के बिना या इन चारों के चारों पार्ट में से कोई एक पार्ट अगर नहीं रहता तो सामाजिक क्रिया शायद नहीं होगा। इसलिए टारगेट पार्सन्स के अनुसार चारों चारों पार्ट्स के आधार पर ही उन्होंने सामाजिक क्रिया को डिफाइन किया। लास्ट में उन्होंने बताया कि सामाजिक क्रिया के पीछे प्रेरणा और मानक मूल्यों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब सामाजिक क्रिया की बात आती तो मानव व्यवहार से आता है, और मानव व्यवहार से जब आएगा तो मानव व्यवहार के पीछे कोई प्रेरणा कार्य करती है। मैंने बताया था कोई भी व्यक्ति और संस्था से नहीं प्रभावित हो सकती, लेकिन उसके मानक मूल्यों से प्रभावित होती है। जब उसके पीछे जब प्रेरणा काम करती है तो उसके पीछे तीनों मानक मूल्य कार्य करते हैं। जब उसके पीछे तीन मानक मानक मूल्य कार्य करते हैं तो इसका मतलब है कि सामाजिक क्रिया तीन प्रकार के होते हैं। मैंने ये भी बताया था कि नैमित क्रिया, सूचक क्रिया और नैतिक क्रिया, इंस्ट्रूमेंटल सोशल एक्शंस, एक्सप्रेसिव एक्शंस और मोरल एक्शंस के बारे में उन्होंने तीन प्रकार के सोशल एक्शंस की बात किया। अब हम आगे जानते हैं कि नैमित क्रिया या इंस्ट्रूमेंटल सोशल एक्शंस किसे कहते हैं। तो टालकट पार्सन से बताया कि लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो मानव व्यवहार संपादित किए जाते हैं वो नैमित क्रिया के अंतर्गत आते हैं। नैमित क्रिया के पीछे एक संज्ञात्मक अभिप्रेरणा कार्य करती है, जिसे संज्ञात्मक अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। संज्ञात्मक अभिप्रेरणा वह है जो मात्र क्रिया या लक्ष्य से जुड़ी सूचनाएं कर्ता को देती है और इसके पीछे एक मूल्य कार्य करता है, क्योंकि प्रत्येक अभिप्रेरणा मानक मूल्यों से ही प्राप्त होती है और वो मानक मूल्य संज्ञात्मक मानक मूल्य होते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति जिस व्यवहार को संपादित करने जा रहा है उसका वस्तुनिष्ठ से मूल्यांकन करते हैं और इसी संज्ञात्मक मानक मूल्य और अभिप्रेरणा से प्रेरित होकर व्यक्ति लक्ष्य को ध्यान में रखकर कोई भी मानव व्यवहार संपादित करता है तो उसे नैमित क्रिया कहते हैं। ये थी, जैसे उदाहरण के लिए समझा जाए कि आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करना। आईएएस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करना, क्योंकि आईएएस परीक्षा को उत्तीर्ण, क्योंकि आपका गोल है आईएएस, आपको साधन है, साधन के रूप में जो है, क्योंकि आप साधन के रूप में आपके पास मटेरियल है, कोचिंग्स है, ये सभी के रूप में आप ले सकते हैं। परिस्थितियाँ परिस्थितियाँ जो आपकी कंडीशंस है, जो एक साल में एग्ज़ाम होते हैं, आपको प्री मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, तभी तो आप आईएएस बनेंगे। तो इसलिए कहा जा सकता है कि आईएएस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करना। दूसरा, सूचक क्रिया किसे कहा जाता है? एक्सप्रेसिव एक्शंस, भावनाओं को ध्यान में रखकर एक्सप्रेस करना। देखिए, कभी कभी सेंटेंस में ही सब कुछ छिपा होता है। एक्सप्रेस करना मतलब भावनाओं को ध्यान में रखकर जो मानव व्यवहार संपादित किए जाते हैं वह सूचक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। एक्सप्रेसिव एक्शंस या सूचक क्रिया वे क्रिया होते हैं जो भावनाओं को ध्यान में रखकर मानव व्यवहार संपादित किए जाते हैं, उसे सूचक क्रिया के अंतर्गत आते हैं या सूचक क्रिया कहते हैं। इन व्यवहारों के पीछे एक अभिप्रेरणा होती है। इन व्यवहारों के पीछे एक अभिप्रेरणा होती है जिसे भावनात्मक अभिप्रेरणा भी कहा जाता है, जिसे भावनात्मक
अविप्रेरणा भी कहा जाता है। ये वे अविप्रेरणाएं होती है जिनसे कर्ता का भावनात्मक लगाव होता है। इनके पीछे एक विशेष प्रकार के मूल्य कार्य करते हैं जिसे प्रशंसात्मक मूल्य कहते हैं। प्रशंसनात्मक मूल्य में वे मूल्य होते हैं जिनकी समाज प्रशंसा करता है। प्रशंसा प्रशंसा सही प्रशंसात्मक मूल्य बने जिनकी समाज जो है कि प्रशंसा करता है। उदाहरण स्वरूप पिता पुत्री का बिछड़ते समय रोना, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल अटैचमेंट होता है पिता पुत्री की। एक कहा जाता है कि माँ का बेटे से, पिता का बेटी से ज़्यादा लगाव होता है। लगाव तो पेरेंट्स होते हैं, दोनों होते हैं, लेकिन एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है। ये नेचुरल फिनोमेना होता है। शादी ब्याह में देखिए, अगर लड़की की शादी होती है, विदाई होती है, उसकी विदाई होती है, शादी के जस्ट बाद पिता बहुत रोता है। तीसरा हम बात करते हैं नैमित क्रिया या मोरल एक्शंस के बारे में। नैतिक क्रिया से भी तात्पर्य आपके जहन में दौड़ रहा हो कि नैतिक क्रिया क्या होती है। मोरलिटी की बात हम करते हैं। जहाँ मोरलिटी है वहाँ पेशेंट है, जहाँ मोरलिटी है वहाँ पेशेंस नहीं है। तो मोरल एक्शंस के बारे में जाने, टालकट पार्सन्स के बारे में कुछ चर्चा करें कि टालकट पार्सन्स ने नैतिक क्रिया के बारे में क्या बताया। इस प्रकार के वे मानव व्यवहार के पीछे की अविप्रेरणा कार्य करती है। इस प्रकार के मानव व्यवहार के पीछे एक अभिप्रेरणा कार्य करती है। वो मूल्यांकनात्मक या वैल्यूज एटीट्यूड या मूल्यांकनात्मक अभिप्रेरणा होती है। ये वे अभिप्रेरणा है जिसके माध्यम से करता ये मूल्यांकन करता है कि उसकी क्रिया से समाज या उसे कितना लाभ होगा। इस अभिप्रेरणा से करता यह मूल्यांकन करता है कि उसकी क्रिया से समाज या उसे कितना लाभ होगा, बेनिफिट होगा। ये अभिप्रेरणा समाज में विद्यमान नैतिक मानक मूल्यों से प्राप्त होती है, जिसका संबंध नैतिक से है। और नैतिक मानव मूल्यों के माध्यम से व्यक्ति अपने व्यवहार का मूल्यांकन करता है और संपादित क्रिया को या सामाजिक क्रिया को संपादित करता है। वह नैतिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपके कार्य करने के पीछे एक मूल्यांकन होता है। और मूल्यांकन ये करते हैं कि मूल्यांकन जब करते हैं तो आपको, चाहे समाज को चाहे आपको, कितना लाभ होता है। कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे एक मूल्यांकन तो करते ही, अपने आप को नाप तोलते हैं कि हमको कितना लाभ होगा, कितना घाटा होगा, चाहे वो समाज के द्वारा हो चाहे आपको स्वयं मिले। तो वो चीज़ होता है। लेकिन उसके पीछे भी एक अभिप्रेरणा समाज में विद्यमान होती है जिसका संबंध नैतिकता से होती है। उन्हीं नैतिक मूल्यों के माध्यम से ही व्यक्ति को अपने व्यवहार को मूल्यांकन करता है, क्योंकि आपके अंदर ये मोरलिटी होती है, बाई बर्थ होती है। तो ये चीज़ होती है जिससे आप सामाजिक क्रिया को संपादित करते हैं, तो वे नैतिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ये तीन चीज़ थी: नैतिक क्रिया, नैमित क्रिया, सूचक क्रिया, नैतिक क्रिया। इन तीन के बारे में टालकट पार्षद थे, काफ़ी एग्जाम्पल के माध्यम से उन्होंने बताया भी। अब आते हैं क्योंकि इनके सोशल एक्शन थियरी टालकट पार्षद से एक कंक्लूजन के बारे में जाना जाए। कंक्लूजन है क्या, निष्कर्ष आगे में क्या निकाले उन्होंने ये बताया कि जब यह तीनों क्रियाएं संस्थात्मक रूप धारण कर लेती है तो वह एक व्यवस्था को निर्मित करती है। यही पार्सन्स का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है। उन्होंने ये बताया कि जब तीनों क्रियाएं संस्थात्मक रूप धारण कर लेती है तो वह एक व्यवस्था को निर्मित करती है।
इसी को डालकर पार्षद ने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत बताया, क्योंकि ये नियमित क्रिया और सूचक क्रिया और नैतिक क्रिया, जब ये तीनों क्रियाएं संस्थात्मक रूप या इंस्टीट्यूशनल रूप धारण कर लेती है, तो इससे एक व्यवस्था निर्मित होती है, और यह व्यवस्था को ही डालकर पार्षद ने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत बताया। तो आपको क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप सभी को जुड़ने के लिए। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस अगर आपको थियरी अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, तो आप अपने चैट बॉक्स में जो भी क्वेरी होगी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये कोविड-19 की वजह से ये चीज़ चल रहा है।